हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैं डॉक्टर संजय सिंह आपकी सुविधा के लिए हमने एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है, नीट वर्ल्ड। और इस नीट वर्ल्ड के पहले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सभी को पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है और बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब नीट में जो 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 50 में से, उसमें से लगभग 25 क्वेश्चंस जो है वो कवर होता है ऑर्गेनिक से। तो ऑर्गेनिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर आप ऑर्गेनिक को थोड़ा एकदम जीरो लेवल से पढ़ाइए और उनको ऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, इसलिए हमने सोचा कि चलो ऑर्गेनिक से ही स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज तो मैं हमेशा स्ट्रक्चर ऑफ एटम से स्टार्ट करता हूं क्योंकि वो बेस यूनिट है, फिर पीरियोडिसिटी, फिर बॉन्डिंग, फिर उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि टाइम भी बहुत हो गया है, इसलिए हम लोग सीधे सीधे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आज स्टार्ट करेंगे अपने इस सेशन को। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ सभी चीजों को बार बार रिकॉल करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे और उस रिवीजन से हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, एकदम 100% स्ट्रांग हो जाएगा और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सबको हम आसानी से बना पाएंगे। मतलब सारे क्वेश्चंस हम एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कॉमन जो इसका टर्म है, जो ऑर्गेनिक वर्ड है, वो शो करता है कि नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स, जो प्राकृतिक रूप से यौगिक प्राप्त होंगे वो कहलाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, लेकिन डेफिनेशंस में जब हम बात करेंगे इसको, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट किया बर्जीलियस ने। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया बर्जीलियस ने। और बर्जीलियस ने क्या काम किया? बर्जीलियस ने काम किया वाइटल फोर्स थ्योरी दिया बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने क्या किया? जैववाद दिया। दिस इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। और क्या कहता है ये थ्योरी? ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण नहीं किया जा सकता है, मतलब वो लैब में नहीं बनाए जा सकते हैं। इट इज नेचुरली ऑकरिंग। ये प्राकृतिक रूप से, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होने वाले हैं। जैसे प्रोटीन है तो प्लांट्स में भी प्रोटीन होता है, एनिमल्स में भी प्रोटीन होता है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, सभी चीजें प्लांट और एनिमल से मिल सकती है। तो सबसे पहले आया बर्जीलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या कहा वाइटल फोर्स थ्योरी ने? ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। ये केवल कहां से मिलेंगे? ये केवल जो है नेचुरली ऑकरिंग होंगे, मतलब प्राकृतिक संसाधनों से ये मिलने वाले हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से ये मिलने वाले हैं। तो ये है वाइटल फोर्स थ्योरी और ये कॉन्सेप्ट दिया था बर्जीलियस ने। इसके बाद अगर हम कॉमन डेफिनेशन की बात करते हैं, आज की डेट में जो ऑर्गेनिक का डेफिनेशन है उस पे हम बात करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड एसोसिएटेड विथ कार्बन। तो आज की डेट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the branch of chemistry which deals with the study of carbon and its compound। कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। लाइक अदर एलिमेंट्स में आ जाएंगे, लाइक हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है जो कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स की स्टडी करेगा, उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड पहले जो इंपॉर्टेंट इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जो चीजें हैं, मतलब छोटी छोटी चीजें, कौन सा कंपाउंड पहले डिस्कवर हुआ, क्या चीज हुआ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग यूनिट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आया वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया? बर्जीलियस ने दिया। क्या कहता है वाइटल फोर्स थ्योरी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नेचुरली ऑकरिंग, इट मींस कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। उसके बाद हमने बात किया जनरल डेफिनेशन पर। तो जनरल डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच यूज्ड टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें हम कार्बन और उससे बने हुए यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। अब बात करेंगे हम लोग इसके बाद सबसे पहला डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था। सबसे पहले किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी हुई? फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए बात करते हैं, छोटी छोटी चीजों पर बात करेंगे। फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहले खोजा गया कार्बनिक यौगिक। फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज मीथेन। सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों में मीथेन की खोज हुई। सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों में मीथेन की खोज हुई, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, मीथेन। ऑल्सो नोन एज मार्श गैस। इसको हम मार्श गैस भी कहते हैं क्योंकि ये मर्सी प्लेसेस, दलदल वाले जगहों से निकलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मार्श गैस भी कहते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मर्सी प्लेसेस, सो इट इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस। तो दलदल वाले जगह से निकलने के कारण इसको हम मार्श गैस कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो मार्श गैस, अब इसके कंपोनेंट्स जो हम यूज करते हैं, तो दो चीजें ध्यान रखो। एक तो नेचुरल गैस, इसमें लगभग 90% तक मीथेन रहता है। नेचुरल गैस में लगभग 90% तक मीथेन रहता है। और CNG, LNG, PNG, ये सब इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विड नेचुरल गैस और पाइप्ड नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस में लगभग 90% तक मीथेन होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है बायोगैस। बायोगैस को हम गोबर गैस भी कहते हैं, ठीक है? जो गोबर से भी हम बायोगैस को निकाल सकते हैं, गोबर से भी बायोगैस निकलती है और इसमें लगभग 65% तक मीथेन रहता है। गोबर गैस में लगभग 65% तक मीथेन रहता है, ये ध्यान रखना है। तो बायोगैस या गोबर गैस में लगभग 65% तक मीथेन रहती है। तो नेचुरल गैस और बायोगैस दो मीथेन के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड के बारे में हमने बात किया, दैट वाज मीथेन। फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज मीथेन, जिसमें लगभग जो है, अगर नेचुरल गैस है तो 90% मीथेन और अगर बायोगैस है तो लगभग 65% तक मीथेन रहता है बायोगैस में। अब उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग LPG के बारे में, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है नॉर्मल ब्यूटेन। ये चीजें अपने आप जब हम लोग IUPAC पढ़ेंगे तो समझ में आने लगेगी। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन, मतलब स्ट्रेट चेन वाला ब्यूटेन। स्ट्रेट चेन वाला ब्यूटेन जिसमें 4 कार्बन की चेन होगी, 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं।
और स्ट्रेट चेन होगी तो ये कहलाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में जो घर में सिलेंडर आता है, डोमेस्टिक जो यूज करते हैं हम कुकिंग गैस का, उसका जो सिलेंडर है उसमें नॉर्मल ब्यूटेन भरा रहता है। एक खास बात यहाँ पे ये होती है कि जो नॉर्मल ब्यूटेन है वो ऑर्डर लेस होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है। लेकिन जब भी हमारे घरों में गैस का सिलेंडर कभी लीक करता है तो हमें ऑर्डर प्रोड्यूस होता हुआ समझ में आता है, कुछ स्मेल आती है, बैड अनप्लीजेंट स्मेल आती है, जिससे हम ये पहचान पाते हैं कि ये गैस लीक कर रही है। तो वो कौन से केमिकल डालते हैं इसको याद रखना जरूरी है यहाँ पे। तो ऑर्डर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इन एलपीजी। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में हम कौन सी चीजें मिलाते हैं जिससे उसमें स्मेल आने लगती है या सिलेंडर खुलने पर आइडेंटिफाई हो जाता है। उस कंपाउंड का नाम है CH3SH एंड C2H5SH। मिथाइल मर्केप्टॉन, मिथाइल थायो अल्कोहल भी कह सकते हैं इसको, है ना। मिथाइल मर्केप्टॉन और इथाइल मर्केप्टॉन, ये दो चीजें हम मिलाते हैं ऑर्डर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस जैसा। ऑर्डर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस के लिए मिथाइल मर्केप्टॉन या इथाइल मर्केप्टॉन को यूज करते हैं, जिनको हम कॉमनली मिथाइल थायो अल्कोहल और इथाइल थायो अल्कोहल भी कह सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, जनरल नॉलेज जैसी चीजें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो एकदम हमने आपसे जैसा कहा कि बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी चीजों को याद रखते हुए आपको आगे चलना है। तो ये दो केमिकल्स जो ऑर्डर प्रोड्यूसिंग होते हैं एलपीजी में, मिथाइल मर्केप्टॉन और इथाइल मर्केप्टॉन, दोनों का फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब बात करेंगे इसके बाद एलपीजी के बाद बात करेंगे पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल में क्या क्या चीजें रहती है। तो पेट्रोल में दो कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं, एक आइसोऑक्टेन। तो पेट्रोल का एक कंटेंट है आइसोऑक्टेन। 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन इसका केमिकल फॉर्मेट है, केमिकल फॉर्मूला है 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। तो ये पेट्रोल का पहला कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, पेट्रोल में पाया जाने वाला पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है। इट इज प्योरिटी ऑफ पेट्रोल। ये जितना रहेगा उतना ही पेट्रोल क्या होगा, प्योर रहेगा। जैसे मुझे कभी कहा गया कि एक सैंपल है, उसमें आइसोऑक्टेन का जो परसेंटेज है वो 80 है, तो पेट्रोल की प्योरिटी कितनी होगी, तो आइसोऑक्टेन जितना है उतना ही पेट्रोल की प्योरिटी होगी। इट मींस द पेट्रोल इज 80% प्योर दिस टाइम, है ना। और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है पेट्रोल में वो है नॉर्मल हेप्टेन, मतलब स्ट्रेट चेन वाला हेप्टेन। CH3 CH2 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 और ये CH3। तो ये दो चीजें पेट्रोल में मिली हुई रहती है। नॉर्मल हेप्टेन जो है वो पेट्रोल में पाई जाने वाली इम्प्योरिटी है। नॉर्मल हेप्टेन जो है वो पेट्रोल में पाई जाने वाली इम्प्योरिटी है, ये बात ध्यान रखना है। तो फिर से एक बार, पेट्रोल में दो चीजें रहती है, आइसोऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन। जितना आइसोऑक्टेन होगा उतना प्योर होगा और जितना नॉर्मल हेप्टेन होगा उतना पेट्रोल क्या होगा, इम्प्योर होगा। तो ये बात हुई पेट्रोल के बारे में। अब यहाँ पे एक और बात करेंगे हम लोग पेट्रोल से रिलेटेड, वो है ऑक्टेन नंबर। पेट्रोल की जो प्योरिटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो टर्म यूज होता है उसको कहते हैं
ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन संख्या क्या होती है? पेट्रोल की शुद्धता को ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूज टू कैलकुलेट द प्योरिटी ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल कितना प्योर है इसको हम जानते हैं ऑक्टेन नंबर से। तो ऑक्टेन नंबर परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन as compared to normal heptane, as compared to normal heptane. Percentage of isooctane as compared to normal heptane is called octane number. Is called octane number. octane number इस टर्म को हम कहते हैं ऑक्टेन संख्या। मतलब नॉर्मल हेप्टेन के सापेक्ष आइसोऑक्टेन की प्रतिशत मात्रा क्या कहलाती है? ऑक्टेन संख्या कहलाती है, ऑक्टेन नंबर कहलाता है। ठीक है। अगर जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई सैंपल है और उसमें बोलते हैं कि इसका आइसोऑक्टेन जो है इस सैंपल का 80 है या 85 है, तो आपको ध्यान रखना है जितना ऑक्टेन का परसेंटेज रहेगा उतना ही पेट्रोल प्योर रहेगा। अगर ऑक्टेन नंबर 80 है तो इसका मतलब वो 80% प्योर है, तो 20% वो इम्प्योर है, मतलब 20% उसमें नॉर्मल हेप्टेन है और 80% उसमें आइसोऑक्टेन है। ठीक है। अब पेट्रोल के बाद हम बात करेंगे डीजल के बारे में भी एक लाइन। छोटी छोटी सी चीजें हैं बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी हम लोग बेस में ही बात कर रहे हैं तो सभी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करना जरूरी है। डीजल में दो कॉन्स्टिट्यूएंट अगेन, एक सीटेन मतलब 16 कार्बन वाला कंटेंट सीटेन, और हेक्साडेकेन C16H34 ये है हेक्साडेकेन। C16H34 इज द हेक्साडेकेन। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है डीजल में वो है अल्फा मिथाइल नेप्थालीन। तो दो कंस्टिट्यूएंट डीजल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सीटेन और दूसरा अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। जितना सीटेन होगा उतना ही डीजल का प्योरिटी होगा। और डीजल की जो प्योरिटी है उसको नापने के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ सीटेन नंबर। डीजल की जैसे पेट्रोल को कैसे नापते हैं? ऑक्टेन नंबर से, वैसे ही डीजल की प्योरिटी को कैसे नापते हैं? सीटेन नंबर से नापते हैं। डीजल की प्योरिटी को कैसे नापते हैं? सीटेन नंबर से। और वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा सीटेन के अमाउंट पर। अल्फा मिथाइल नैप्थलीन जो है वो इसमें मिलने वाली इम्प्योरिटी है। हमने कहा कि फॉर्मूलों पर हम लोग डिटेल में सबके फॉर्मूले पर बात करेंगे, बट ठीक है, अल्फा मिथाइल नैप्थलीन का ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है। ये डीजल में मिलने वाली इम्प्योरिटी की बात हो रही है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट पर। तो हमने ये हमको ध्यान है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कौन सा था? मीथेन था। फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज मीथेन। अब बात करेंगे हम फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले प्रयोगशाला में खोजा गया कार्बनिक यौगिक, बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा था? फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज यूरिया। तो प्रयोगशाला में जो यौगिक सबसे पहले बना उसका नाम है यूरिया। वाज प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक वॉहलर ने इसको बनाया था। फ्रेडरिक वॉहलर ने इस कंपाउंड को लैब में ऑब्टेन किया। तो यूरिया वाज द फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। तो देखो अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनियम साइनेट, इसका मॉलिक्यूलर मास जो है
इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 60। जब इसको हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में NH2CONH2। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड यूरिया। इसका भी मॉलिक्यूलर मास जो है वो 60 है। इट मींस सिंपल रीअरेंजमेंट हुआ, सिंपल रीअरेंजमेंट हुआ। एक कंपाउंड अपने एटम्स के अरेंजमेंट को चेंज करके दूसरे कंपाउंड में जब जाता है तो इसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट। तो सिंपली इट इज रीअरेंज इनटू यूरिया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट को हीट करके पहली बार लैब में यूरिया बनाया गया। एक बात और ध्यान रखेंगे फ्रेडरिक वॉलर के बारे में। वॉलर was known as father of organic chemistry, father of organic chemistry। अब वॉलर ने यहाँ पे ये कंपाउंड बना दिया तो जो वाइटल फोर्स थ्योरी था वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, इसलिए वॉलर को क्या कहते हैं, was known as father of organic chemistry। वॉलर को कार्बनिक रसायन का जन्मदाता माना जाता है। वॉलर was known as father of organic chemistry। तो ये फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हुई। फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछेंगे तो आंसर जाएगा मीथेन। फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछेंगे तो आंसर जाएगा यूरिया। किसने बनाया? फ्रेडरिक वॉलर ने। कैसे बनाया? अमोनियम साइनेट को हीट करके फ्रेडरिक वॉलर ने यूरिया बनाया। अब एक और बात करेंगे हम लोग। फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय मिक्सिंग constituents, by mixing constituents, घटकों को मिलाकर पहला कौन सा कंपाउंड बना था? यूरिया जो है अमोनियम साइनेट को हीट करते समय बन गया था। अब जानबूझकर एक एक चीजों को जोड़कर बनाया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था उसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय मिक्सिंग कॉन्स्टिट्यूएंट वाज विनेगर और एसिटिक एसिड, वाज एसिटिक एसिड। कौन सा कंपाउंड था वो? एसिटिक एसिड। CH3COH is the formula for the acetic acid, was prepared by कोल्वे, और इस कंपाउंड को कोल्वे ने बनाया था। बहुत सारे रिएक्शन कोल्वे के नाम पर है, हम लोग उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो एसिटिक एसिड का प्रिपरेशन किसने किया? कोल्वे ने किया। ये फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड कंपाउंड था जो कॉन्स्टिट्यूएंट या घटकों को मिलाकर बनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड मीथेन, फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड कंपाउंड यूरिया, फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड कंपाउंड बाय मिक्सिंग कॉन्स्टिट्यूएंट वाज एसिटिक एसिड। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे वैलेंसी ऑफ कार्बन के बारे में। वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो सभी को ये बात पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसके पास वैलेंस शेल में कुल 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वैलेंस शेल में कुल 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। और कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है वो अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है तो वो 109 डिग्री 28 मिनट के बॉन्ड एंगल पर रहती है। कार्बन की जो सिंगल वैलेंसी है वो 109 डिग्री 28 मिनट के बॉन्ड एंगल पर रहती है। और इस वैलेंसी को रिपोर्ट किया था लीबेल और वॉन हॉफ ने। लीबेल एंड वॉन हॉफ, लीबेल एंड वॉन हॉफ reported the valency of carbon. Liebel and Van 't Hoff reported the bond angle, of valencies. वैलेंसीज के जो बॉन्ड एंगल है
उसको रिपोर्ट किया था लीबेल और बॉन्टॉप ने। कितना रहता है? 109 डिग्री 28 मिनट का रहता है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक ओपन चेन और दूसरे वाले जो होते हैं उनको हम कहते हैं क्लोज चेन। ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। तो ओपन चेन कंपाउंड जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड। इन जनरल इसको हम क्या बोलते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एलिफेटिक? एलिफेटिक का मतलब है जो फैट से आए हुए हैं, विच इज डेराइव फ्रॉम फैट। जो फैट या वसा से आए हुए कंपाउंड्स हैं उनको हम कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। तो ओपन चेन इज ऑल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड। अब ये फिर से दो टाइप में बटेंगे, दैट इज क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड रहता है इसलिए इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बांट लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मीनिंग है जिसमें कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब पूरे कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, वो कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड की एक ब्रांच होगी जिसको हम अल्केन कहते हैं। अल्केन्स को पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन का जो नाम का मीनिंग है पैराफिन का वो होता है लाइक वैक्स, जो मोम के समान होगा वो पैराफिन है। क्या खास बात है अल्केन्स में? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड इट मींस हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये दो टाइप के होते हैं, एल्कीन और अल्काइंस। एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ओलिफीन्स। अल्कीन्स को हम ओलिफीन भी कहते हैं। ऑयली सब्सटेंस से इसका मीनिंग है। क्या खास बात होती है? कार्बन कार्बन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड इज देयर एंड एल्काइंस क्या होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो फिर से एक बार, ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप के हुए, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन क्या होता है? ओपन चेन की एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं उनकी क्या खास बात होती है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसके बाद अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड की दो ब्रांचें हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लोज चेन। अब क्लोज चेन को डिस्कस करते हैं। तो क्लोज्ड चेन मतलब बंद संरचना, क्लोज्ड स्ट्रक्चर। क्लोज्ड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स फिर से दो टाइप में बंटते हैं, दैट इज होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, समचक्री और विषम चक्री इसको हिंदी में कहते हैं। होमोसाइक्लिक मतलब जिनका कॉम्पोजिशन सिमिलर टाइप के एलिमेंट से होगा वो होमोसाइक्लिक। होमो मीन्स सिमिलर, तो जिसमें एक ही टाइप के एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा कंपाउंड के फॉर्मेशन में, वो कहलाएंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और जिसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे उसको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो दो टाइप हो गए, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के फिर से दो टाइप हैं, दैट इज एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। तब हम बात करेंगे एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के मेंबर्स के बारे में।
तो एल्केन्स में सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और इसके नाम के साथ सफिक्स क्या जोड़ते हैं, ANE। ANE इज द सफिक्स फॉर एल्केन्स। और ये सब मैंने आपको बताया कि ग्रीक नंबर्स का ओरिजिन है। जैसे हिंदी में हम लोग गिनती पढ़ते हैं तो फिर कैसे 1 2 3 4, उसी गिनती को हम इंग्लिश में कैसा पढ़ते हैं 1 2 3 4। अब ग्रीक भाषा में गिनतियों को कैसे पढ़ा जाता है उसके बेस पे इसको लिया गया है। तो ग्रीक भाषा में जो काउंटिंग होती है एक को कहते हैं मेथ। फॉर्मूला देखिए CnH2n+2 मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का रिलेशन कैसा होगा, कार्बन से डबल कीजिए और उस पर 2 जोड़ दीजिए, कार्बन के संख्या को डबल कीजिए और उस पर 2 जोड़ दीजिए तो आपको हाइड्रोजन की संख्या मिल जाएगी। टू गेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल द नंबर ऑफ कार्बन एंड ऐड 2, तो 2 प्लस करना है आपको उसमें, ठीक है। तो कार्बन को डबल करोगे तो C1 से C2 हो जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन हो गई और 2 जोड़ दोगे तो कितनी हो गई, 4 हो गई। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। मेथ में एन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। जिसको हम हिंदी में 2 कहते हैं उसको ग्रीक भाषा में एथ कहते हैं, ग्रीक भाषा में उसको क्या कहते हैं, एथ। कार्बन से हाइड्रोजन पे जाना है C2, डबल करेंगे तो 4 हो गया, 2 ऐड अप करेंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया, C2H6। एथ में एन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ईथेन। अब ये सीख गए आप। अब चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं, प्रॉप C3H8, डबल करके 2 जोड़ देना है, प्रॉप में एन जोड़ देंगे क्या नाम बन जाएगा आपके पास, प्रोपेन। 4 इसको लिखते हैं बट से, बट इसका प्रोनाउंसिएशन आता है ब्यूट, ब्यूट। 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। अब C4H10, ब्यूट में एन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा, ब्यूट में एन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। 5 को कहते हैं पेंट, C5H12 आएगा यहाँ पे, डबल करके 2 ऐड करना है, कार्बन की संख्या 5 है, डबल करेंगे तो 10 हो गया, 2 जोड़ दिया तो 12 आ गया, तो C5H12 पेंटेन। इसके बाद 6 हेक्स, C6H14, 12 और 2 14, हेक्स के साथ एन जुड़ेगा तो क्या कहेंगे, इसको हेक्सेन कहेंगे। हेप्ट, 7 को कहते हैं हेप्ट, C7H16, हेप्ट में एन जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, हेप्टेन, हेप्टेन। इसके बाद 8 नंबर पे आएगा ऑक्ट, ऑक्ट C8H18, ऑक्ट में एन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्टेन बन जाएगा। 9 को कहते हैं नॉन ग्रीक भाषा में, तो C9H20, H20, नोनेन, नोनेन। नंबर 10 इज द डेक, नंबर 10 इज द डेक, C10H22, डेक में एन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, डेकेन, डेक में एन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, डेकेन। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं हमें 12 तक की यहाँ जरूरत पड़ेगी। तो फिर से एक बार देख लो, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, नॉन और डेक, ठीक है। तो डेक में एन जोड़ दिया तो फाइनली ये बन गया डेकेन। मैंने कहा कि आपको यहाँ पर 12 नंबर तक की ज़रूरत पड़ेगी एल्केन्स में। कभी कभी डिजिट आगे आ जाती है, कोई मेंबर IUPAC में ऐसा मिल सकता है जिसके नाम के लिए हमें ज़रूरत पड़े, तो हम 2 और मेंबर्स के बारे में बात कर लेंगे। 11 को कहते हैं अनडेक, अनडेक, 11 को कहते हैं अनडेक, C11, तो H कितना हो जाएगा, 24, अनडेकेन, अनडेकेन। 12 को कहते हैं डोडेकेन, डोडेक, यहाँ पे नाम होगा डोडेक, C12H26, पूरा नाम हो जाएगा डोडेकेन। तो ये एल्केन्स की पूरी आपकी सीरीज हो गई नंबर 12 तक। तो कैसे ध्यान रखेंगे काउंटिंग नंबर्स, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक।
अनडेक, डोडेक, 11 और 12। काम क्या करना है, फॉर्मूले पे कैसे जाना है, CnH2n+2 कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या में क्या रिलेशन होगा, कार्बन की संख्या को डबल करो तो C1 है, तो 2 हाइड्रोजन हो गई, डबल करोगे तो 2 हो गई, 2 उसमें जोड़ दोगे बाद में तो CH4 मीथेन बन जाएगा। तो कार्बन हाइड्रोजन का रिलेशन क्या है, डबल पे 2 प्लस करना है, ठीक है। और जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, इतनी बातें इसमें याद रखना है। अब एल्केन्स के बाद जो अगला सीरीज हम लेने वाले हैं वो है एल्कीन्स का। एल्केन के बाद अगला जो सीरीज आएगा वो है एल्कीन्स का। और एल्कीन्स में तो ग्रीक टर्म्स तो सेम ही रहेंगे, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं ग्रीक नंबर्स में। तो ग्रीक नंबर्स, इसके बाद फॉर्मूला यहाँ पे CnH2n। अब यहाँ क्या ध्यान रखना है, कार्बन और हाइड्रोजन का रिलेशन कैसा होगा, कार्बन के नंबर को सीधा सीधा डबल करते जाइए। जैसे C1 है तो हाइड्रोजन कितनी आ जाएगी 2, C2 है तो हाइड्रोजन कितनी आ जाएगी 4, C3 है तो हाइड्रोजन कितनी आ जाएगी 6, मतलब सीधा डबल करना है CnH2n। YLENE जोड़ेंगे तो कॉमन नेम बन जाएगा, YLENE जोड़ेंगे तो इनके कॉमन नेम आपको मिल जाएंगे सबके। और IUPAC नेम के लिए इन जोड़ना पड़ेगा। सफिक्स क्या है इसके लिए, इन इज द सफिक्स फॉर अल्कीन्स। तो देखो ग्रीक नंबर वो तो सिमिलर रहेगा, मेथ फॉर्मूला क्या बन जाएगा CH2। अब एल्कीन्स में एक खास बात होती है, कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। किसके किसके बीच, कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। और जब यहाँ पर एक ही कार्बन है तो डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा, तो ये मेंबर अनस्टेबल होता है। कैसा है पहला मेंबर, अनस्टेबल है, लेकिन नाम तो आ ही जाएगा। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइलिन, YLENE जोड़ दीजिए, मिथाइलिन। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, मेथ के साथ इन जुड़ेगा, मेथ के साथ इन जुड़ेगा तो मेथीन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। C2 ये हुआ, C1 यहाँ पे हमको 10 तक की जरूरत पड़ेगी, 2 को कहेंगे हम 8, C2H4 ये स्टेबल मेंबर है क्योंकि यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, आसानी से आप उसके बीच में डबल बॉन्ड लगा सकते हो। तो ये हो गया इथाइलिन, कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइलिन। IUPAC में हम इसको क्या बोलेंगे, इथीन। C3 पे आएगा प्रॉप, फॉर्मूला होगा C3H6, कॉमन नेम होगा प्रोपाइलिन और IUPAC नेम होगा इसका प्रोपीन। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा इसका फाइनल नेम। 4 वाले मेंबर को हम कहेंगे ब्यूट, C4H8 कॉमन नेम हो जाएगा ब्यूटाइलिन। सब में YLENE जोड़ते चलना है आपको, सब में YLENE जोड़ते चलना है, ब्यूटाइलिन। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ओके, C5 पेंट, तो C5H10 कॉमन नेम हो जाएगा पेंटाइलिन, IUPAC नेम हो जाएगा पैंटीन, पैंटीन। ओके, 6 पे आएगा हेक्स, C6H12 हेक्सीन, हेक्साइलिन यहाँ पे आएगा, हेक्साइलिन। और यहाँ पे आ जाएगा हेक्सीन। यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा हेक्सीन। 7 पे आएगा हेप्ट, C7H14 हेप्टाइलिन। और IUPAC नेम हो जाएगा इसका हेप्टीन। 8 पे आएगा ऑक्ट, तो C8H16 ऑक्टाइलिन। यहाँ पे हो जाएगा IUPAC में ऑक्टीन। नॉन, C9H18 डबल, सीधा सीधा डबल करना है।
और ये हो जाएगा नॉनिलीन, और ये हो जाएगा नॉनिन। और 10 पे आएगा डेक, C10H20 डेकाइलिन, और यहाँ पे ये हो जाएगा डेकिन। तो ये एल्कीन्स का आपका सेकंड सीरीज खत्म होता है। तो ये सेकंड सीरीज पे हमने बात किया, जिसमें एन्स, ईन्स और आइंस को हम इंक्लूड करेंगे। साथ में जो एरोमेटिक कंपाउंड या जो क्लोज चेन कंपाउंड हैं उनके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे इस लेक्चर में ही हम लोग। तो ये सेकंड सीरीज फिनिश हुआ है ना, एल्कीन्स वाला सीरीज हमने अब फिनिश किया। अब बात करते हैं एल्काइंस वाले सीरीज पर। तो एल्काइंस वाले सीरीज में क्या क्या ध्यान रखना है? जनरल फॉर्मूला है एल्काइंस के लिए CnH2n-2। एल्काइंस जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। मतलब कार्बन से पहले हाइड्रोजन के नंबर पे जाने के लिए क्या करोगे? कार्बन के नंबर को डबल करोगे, फिर उसमें से 2 माइनस कर लोगे, तो CnH2n-2। और सफिक्स यहाँ क्या लगेगा? YNE। क्या सफिक्स लगेगा? YNE। अब देखो बात करते हैं फिर से। ग्रीक नंबर्स वो चेंज होने नहीं हैं, वो एज इट इज़ चलेंगे, ग्रीक नंबर्स एज इट इज़ रहेंगे। मेथ फॉर्मूला बनाइए। कार्बन कितने हैं? एक को डबल करेंगे तो कितना हो गया? 2 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास? 0। मतलब फर्स्ट मेंबर जो है वो नॉन एग्जिस्टिंग मेंबर होगा, उसका फॉर्मूला नहीं मिल पाएगा। फर्स्ट मेंबर का फॉर्मूला हमें नहीं मिल पाएगा, वो एक नॉन एग्जिस्टिंग मेंबर होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका पॉसिबल नहीं है। नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, मिथाइन। ओके, नंबर 2 पे आएगा एथ। अब यहाँ से काम शुरू होता है। देखो एथ, अब यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, 2 को डबल करोगे तो 4 हुआ, 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 बचा, तो C2H2 इट इज मेंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ग्रुप। ट्रिपल बॉन्ड वाला मेंबर होता है ये, और कॉमन नेम है इसका एसिटालीन। यूपीएससी में क्या हो जाएगा? एथ के साथ YNE जुड़ जाएगा, तो ये हो गया इथाइन। नंबर 3 को हम क्या बोलते हैं? प्रॉप, C3H6। C3H4 होगा, डबल करने के बाद 2 माइनस भी करना है, C3H4। अब देखो C3H4 को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख पाएंगे। थोड़े से कॉमन नेम इसके टिपिकल है। अब CH3 को हम कहते हैं मिथाइल, ये आगे आएगा जब हम एल्काइल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तब। CH3 को कहते हैं मिथाइल, और C ट्रिपल बॉन्ड C को हम कहते हैं एसिटालीन। तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका मिथाइल एसिटालीन। तो एक और मेंबर का लिख दिया मैंने। आगे फिर वैसे ही चलेगा, इथाइल एसिटालीन, प्रोपाइल एसिटालीन, ब्यूटाइल एसिटालीन, पेंटाइल एसिटालीन। इस तरीके से इनके कॉमन मेंबर्स की नेमिंग होगी। अब IUPAC में कितना आ जाएगा? प्रॉप में YNE जुड़ जाएगा तो क्या आ गया? प्रोपाइन। प्रोप में YNE जुड़ गया तो क्या आ गया? प्रोपाइन। नंबर 4 को हम कहते हैं ब्यूट, C4H कितना डबल करोगे तो 8, 2 माइनस करोगे तो 6, C4H6। और उसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। अब कॉमन नेमिंग की जरूरत नहीं है ना। 5 पे आएगा पेंट, C5H10, 2 माइनस किया तो कितना बचा? H8, पेंटाइन। नंबर 6 हेक्स, C6H कितना? 12, 2 चले गए तो कितना बचेगा? 10, C6H10। और हेक्साइन, नेम ऑफ द मेंबर इज हेक्साइन।
7 हेप्ट C7 डबल करेंगे तो हो गया 14, 2 माइनस करेंगे तो कितना बचा 12, और क्या हो जाएगा हेप्टाइन 8 पे आएगा ऑक्ट C8 H16, 2 चले गए तो 14, ऑक्टाइन 9 पे आएगा नॉन C9 H18 होना चाहिए, 2 घटा देंगे 2 माइनस कर देंगे तो 16 बचेगा, 9 इसके बाद 10 पे आएगा डेक C10 H20 हो जाएगा डबल, 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 18, और नाम क्या हो जाएगा डेकाइन। ठीक है, तो ये आपकी नेमिंग की सीरीज हो गई एंस ईंस आइंस की। इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो ये कि अल्केन्स का सफिक्स होगा ANE, एल्कीन्स में ENE, एल्काइंस में YNE सफिक्स होगा। और कॉमन नेम तो वैसे ही जो ग्रीक वर्ड्स हैं उसको वैसे ही ध्यान रख लीजिए, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, और फिर उसमें ANE लगाएंगे तो एल्केन, ENE लगाएंगे तो एल्कीन, और YNE लगाएंगे तो आइंस बन जाएंगे। तो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग का तरीका हुआ। इनके मेंबर्स को हम नाम कैसे देंगे। इसी तरह से धीरे धीरे एकदम बेस से उठा करके सब्जेक्ट को हम लोग आगे की ओर लेकर के चलेंगे, है ना, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे और आपके बेस का भी बिल्कुल फाइनल क्लियरेंस रहे और आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छे से बन जाए। अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग इस एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस के बाद बात करते हैं क्लोज चेन के बारे में। तो क्लोज चेन हमने आपको बताए थे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? होमोसाइक्लिक और दूसरा था हेट्रोसाइक्लिक। ये 2 क्लोज चेन थे, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। फिर होमोसाइक्लिक में 2 बातें आई, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, ये 2 बातें आई होमोसाइक्लिक में। तो एक एक करके इन दोनों के बारे में बात करते हैं। होमो का मतलब होता है सिमिलर। यहाँ पे सिमिलरिटी किसकी होगी? कार्बन की। जब पूरा का पूरा क्लोज स्ट्रक्चर केवल और केवल कार्बन आटम से मिलकर बना हुआ होगा तो उसे हम कहेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक के 2 टाइप हैं। एरोमेटिक, तो पहले बात कर लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। बहुत डिटेल में बात करेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में हम लोग, लेकिन पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। एरोमेटिक, इट इज derived from aroma। अरोमा से derive है ये, इट इज derived from aroma। its meaning is compounds of specific order जिसकी अपनी विशिष्ट गंध होती है। ऐसे यौगिक जिनमें अपनी विशिष्ट गंध होती है उसको कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कहते हैं उसको? एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे कुछ कॉमन चीज़ें जो आपको नोन है, फिनॉल है, कहीं भी टॉयलेट में फिनाइल डला होगा तो स्मेल से पहचान जाते हैं हम कि फिनाइल की स्मेल आ रही है। इसके बाद नाफ्थलीन की गोलियां हैं, नाफ्थलीन की बॉल्स हैं जिसको कपड़े में रखते हैं। तो एक अपना स्पेसिफिक ऑर्डर होता है इन कंपाउंड्स का। दूसरी बात, अब आगे की बात, क्लोज्ड स्ट्रक्चर is made up of
closed structure is made up of only carbon atom, only carbon atoms having alternate double bond, alternate डबल बॉन्ड्स। बंध संरचना केवल कार्बन परमाणुओं से बनती है और इनमें एकांतर युग्म बंधन पाया जाता है। क्लोज्ड स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स हैविंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो ये खास बात है एरोमेटिक कंपाउंड की। अब अगली बात, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम एरोमेटिक के, उससे हमें स्ट्रक्चर के कलेक्शन में आसानी होगी, जिससे हमें स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होगी कि कौन से स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। कई बार बच्चे ऐसा पूछते हैं सर याद ही नहीं होते हैं सब। तो भाई जैसे आपके अपने दोस्त होते हैं तो आप उनका जब पहली बार मिलते हैं तो उनका नाम थोड़ी पता होता है, आप उनसे पूछते हो ना क्या नाम है भाई, और फिर उसको याद रखते हो कि ये मिला था, सुनील मिला था, अनिल मिला था, रमेश मिला था, है ना। तो उसी तरह से इन कंपाउंड्स के नाम भी आपको याद करने हैं। आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं ये और बहुत काम आएंगे आपके ये ज़िंदगी में। C6H6 सारा भोजन पानी सबका अरेंजमेंट करके देंगे आपको। C6H6 ये हुआ, इस तरीके से बना पहला एरोमेटिक कंपाउंड। C6H6 नाम है इसका बेंजीन। C6H6 कॉमनली हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। इसमें अंडरस्टूड रहता है कि 6 कार्बन का बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। तो बेंजीन, अब देखो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जब लग जाता है तब इसको कहते हैं टॉलुइन। बेंजीन, टॉलुइन, 2 मिथाइल ग्रुप जब आ जाएंगे 1-2 पोजीशन पर तो इसको हम कहते हैं ऑर्थोजाइलिन। 1-2 पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, 1 और 2 उसके रिस्पेक्ट में कुछ है तो पे तो ऑर्थोजाइलिन। 1-3 पोजीशन को हम कहते हैं मेटाजाइलिन। 1-3 पे मिथाइल है तो मेटाजाइलिन। 1-3 पोजीशन इज कॉल्ड मेटा, तो मेटाजाइलिन। और 1-4 पे यही स्ट्रक्चर कहलाएगा पैराजाइलिन। पैराजाइलिन तो मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन और ऑर्थोजाइलिन। अगर 2 बार मिथाइल ग्रुप है तो ये रिस्पेक्टिवली क्या होगी, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। ओम प्रकाश, ऐसे ध्यान रखो, ओम प्रकाश। 1-2 इज ऑर्थो, 1-3 इज मेटा एंड 1-4 इज पैरा, ओम प्रकाश। तो बेंजीन, टॉलुइन, जाइलिन और जाइलिन के 3 क्लासिफिकेशन, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन। इसके बाद और 1-2 स्ट्रक्चर देखो। बेंजीन में सिंगल रिंग था, अगर डबल रिंग का एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो ये कहलाएगा नेप्थालीन। नेप्थालीन 1-3 पोजीशन, 1-2-3 पे होगा कंटिन्यूअस, 1-2-3 कंटिन्यूअस रिंग। एंथ्रासिन तो 2 बेंजीन रिंग कॉन्टिन्यूअस होंगे तो नैप्थलीन, 3 बेंजीन रिंग कॉन्टिन्यूअस पैरेलल टू पैरेलल होंगे तो एंथ्रासिन कहते हैं इसको। तो ये बात हुई कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स की। अब एरोमेटिक के बाद हम बात करेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड की। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो क्लोज्ड होमोसाइक्लिक का टाइप है एलिसाइक्लिक। तो नेचुरली क्या होगा, क्लोज्ड स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम। क्लोज्ड स्ट्रक्चर इसका भी केवल कार्बन से बना हुआ होगा। और उसके साथ साथ इसमें एक बात ध्यान रखनी कि इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं होता है। तो क्लोज्ड स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स। क्लोज्ड स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स। बंध संरचना का निर्माण
केवल कार्बन परमाणुओं के द्वारा होता है। क्लोज्ड स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, नो अल्टरनेट डबल बॉन्ड, नो अल्टरनेट डबल बॉन्ड, इनमें एकांतर युग्म बंधन नहीं होता है। अब देखो, सबसे छोटा जो क्लोज चेन साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन सबसे छोटा साइक्लोप्रोपेन। फिर सेकंड वन साइक्लोब्यूटेन। अब ये कंफर्म है कि जितने कॉर्नर हैं वो सब CH2 वाले हैं, साइक्लोब्यूटेन। फिर साइक्लोपेंटेन, इसी तरह से आगे बढ़ते चलना है। साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन दिख रहे हैं तो साइक्लोपेंटेन। और 6 मेंबर का जो क्लोज चेन रिंग होगा वो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो ये कुछ एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। मिनिमम 3 कार्बन इसमें होना चाहिए एलिसाइक्लिक के लिए, ये ध्यान रखना है। तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो होमोसाइक्लिक के 2 टाइप, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। अब डिस्कस करेंगे हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हिंदी में विषम चक्री यौगिक। स्ट्रक्चर क्लोज तो है लेकिन उसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। कार्बन विथ अदर एलिमेंट्स, कार्बन के साथ साथ दूसरे तत्व भी आएंगे। विथ अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रास। तो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जब क्लोज स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो कार्बन विथ अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रास आर फॉर्म क्लोज्ड स्ट्रक्चर। कार्बन के साथ साथ दूसरे एलिमेंट का भी प्रेजेंस रहेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है C5H5N, C5H5N, C5H5N ऐसे लिख सकते हैं कॉमनली हम इसको। C5H5N इज कॉल्ड पाइरिडीन, पाइरिडीन बोलते हैं इसको C5H5N को। C5H5N is called pyridine. It is a class of heterocyclic compound. ऑक्सीजन आ गया तो इसको फ्यूरेन बोलते हैं, फ्यूरेन। अब ये नाम है सबके, ये याद करने हैं, फ्यूरेन। सल्फर आ गया तो इसको बोलेंगे थायोफीन। तो ये कुछ हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर। और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में। जैसे देखो यहाँ पाइरिडीन में भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहा है और बेंजीन में भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड आता है। तो व्हाट इज द एरोमेटिसिटी, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। एरोमेटिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, इसके एक्सेप्शंस क्या हैं। तो ये सब पढ़ करके आपको रेडी रहना है। इतना पूरा अच्छे से याद करना है और आगे के टॉपिक को भी पढ़ के रखना है, ताकि जो चीज़ें, जो बारीकियां आपको नहीं समझ में आई हैं वो सब समझ में आने लगे। ओके, थैंक यू।